हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का टॉपिक ले रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ आरसी स्लैब। स्लैब की स्ट्रेंथनिंग कहें या रिट्रोफिटिंग ऑफ आरसी स्लैब कहें या जैकेटिंग ऑफ आरसी स्लैब कहें, हम इनमें से कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य होता है कि अगर स्लैब को हम कमज़ोर समझते हैं या स्लैब कमज़ोर हो गई है, इसके कई कारण हो सकते हैं कि स्लैब किस कारण से कमज़ोर होती है, कि उसके क्या आवश्यकता क्या है, मतलब किन कारणों से ड्यू टू यानी स्ट्रेंथनिंग की आवश्यकता किन कारणों से होती है, वो बिंदुवत देख लें। इंक्रीजिंग लोड यानी स्लैब पर अधिक भार लगा दिए गए हैं, यानी लाइव लोड की वैल्यू अधिक हो गई है, जिससे कि स्लैब जो है हमारी कमज़ोर हो रही है, उसे और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा होता है अनसेफ डिजाइन, यानी डिजाइन करते समय ही असुरक्षित डिजाइन किया गया हो। तीसरा होता है स्टील में क्रैक के कारण, मौसम के नमी के कारण उसमें कोरोजन लग गया हो, तो स्टील का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है, जिससे कि उसकी सामर्थ्य घट जाती है। तब भी हमको स्लैब को मजबूत या सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है। और स्लैब में जब बहुत ज़्यादा क्रैक आ गए हों, तब भी स्लैब को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता होती है। और स्लैब में कई जगह ओपनिंग दिए गए हों, जैसे हम देखते हैं कि छत जो हमारा कोर्ट यार्ड होता है, कोर्ट यार्ड में बीच में ओपनिंग छोड़ देते हैं, तो इस तरह की जो ओपनिंग अगर स्लैब में है, तो भी उसके में उसको और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे कुछ कारण हैं जिनके लिए हमको स्लैब को मजबूती प्रदान करनी पड़ती है, स्लैब को स्ट्रेंथन करना पड़ता है। इस काम के लिए स्लैब को स्ट्रेंथन प्रदान करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड देखिए किस कंडीशन में लगाया जाता है। इफ द स्लैब इज वीक फॉर नेगेटिव मूवमेंट, यानी स्लैब जो है नेगेटिव मूवमेंट को बियर करने में सक्षम ना हो। आप ये पीछे पढ़ चुके होंगे कि सपोर्ट पर और मध्यवर्ती धरण के ऊपर जो बीम में नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट आता है, ये हमारे पॉइंट नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के हैं, और जो स्पान का मिडिल पॉइंट होता है वहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट पॉजिटिव होता है मैक्सिमम। तो जहाँ पर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है, उस नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के कारण इसके टॉप लेयर में जो है तनाव ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, और वहाँ पर अगर स्टील कम पड़ी हुई है तो, या स्टील नहीं डाली गई है, कभी कभी सीधी छड़ें डाल दी जाती हैं, हम क्रैंक नहीं बनाते हैं ऊपर की ओर, तो जब क्रैंक नहीं बने हैं तो नेचुरल है कि नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट लेने में ये स्लैब हमारी सक्षम नहीं होती है। तो ऐसी अवस्था में हमें इसके टॉप लेयर में स्लैब की मोटाई बढ़ा करके स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये हमारी नीचे वाली एग्जिस्टिंग स्लैब है, इसके ऊपर ये जो पीला रंग से कलर से दर्शाया हुआ है, ये नई कंक्रीट डाल करके, यानी स्लैब की जो मोटाई है हमने इसके टॉप लेवल में बढ़ाई है। तो इस तरह से टॉप लेवल में तब बढ़ाई जाती है स्ट्रेंथ, जबकि ये स्लैब हमारी नेगेटिव मूवमेंट लेने में सक्षम न हो। और जब स्लैब हमारी पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट लेने में सक्षम नहीं होती है, यानी लोड ज़्यादा आ गए हैं जिसके कारण हमारा स्टील कम पड़ गया या स्टील खराब हो गया है, कोरोजन लग गया है उसमें, तो इन कारणों से भी जो है ये बॉटम स्टील हमारी वीक पड़ गई है। तो ये जो है हमारा, जब पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट में हमारी स्लैब असुरक्षित हो, उस अवस्था में स्लैब के बॉटम लेयर में स्लैब की मोटाई को बढ़ाना चाहिए। तो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट के लिए ऊपर की ओर मोटाई बढ़ानी चाहिए स्लैब की, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट में को बढ़ाने की में स्ट्रेंथ अधिक देने के लिए हमें बॉटम लेयर में इसकी मोटाई स्लैब की बढ़ानी चाहिए। तो ये हमारे दो मुख्य बिंदु हैं, यानी दो मेथड, ये इसी आधार पर है कि या तो स्लैब की मोटाई नीचे की ओर बढ़ाई जाती है बॉटम में, या स्लैब की मोटाई टॉप लेयर में बढ़ाई जाती है ऊपर के टॉप सरफेस पर। कब बढ़ाई जाती है वो मैंने यहाँ पर बताया, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट और नेगेटिव मूवमेंट के आधार पर इसकी मोटाई किस डायरेक्शन में बढ़ानी है ये निर्धारित करते हैं। अब इसके बाद जो है हम इन कॉमन, चाहे नीचे बढ़ाई जा रही हो या ऊपर बढ़ाई जा रही हो, जो हमारे
बेसिक स्टेप्स होते हैं इस काम को करने के लिए, वो क्रम से ये हैं। रिमूव द कंक्रीट कवर। सबसे पहला काम क्या होता है कि जिस लेयर में, जैसे मान लीजिए हम पहले टॉप लेयर की बात करें, तो टॉप लेयर में अगर हम इसकी स्लैब की मोटाई बढ़ाना चाहते हैं तो पहले इसके ऊपर की कुछ मोटाई हमको हटानी पड़ती है कंक्रीट का, जिससे कि जो टॉप लेयर में स्टील पड़ा हुआ है वो हमको दिखाई देने लगे। अब स्लैब के डिजाइन में आपने ये पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो ये स्लैब है, ये हमारा सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। सपोर्ट पर जो है टॉप लेयर में स्टील डाला हो जाता है और मिडिल स्पान में बॉटम लेयर में स्टील होता है मेन। तो ये जो टॉप लेयर में स्टील है ये दिखाई देने लगे, यानी इतना कंक्रीट कवर हटा देते हैं जिससे कि टॉप लेयर का कंक्रीट स्टील दिखाई देने लगे। इसी तरीके से अगर हम बॉटम लेयर में मोटाई बढ़ाना चाहते हैं तो बॉटम लेयर का स्टील दिखाई देने लगे। तो इतना कवर, जितना कवर दिया हुआ है उसको हम हटा देते हैं। कवर हटा देने के बाद उसको वायर ब्रश या सैंड कंप्रेसर के द्वारा स्टील को जो है साफ कर लेते हैं, यानी स्टील के ऊपर कंक्रीट जो भी लगी हुई है उसको सफाई कर देते हैं, स्टील साफ दिखाई देने लगती है। तीसरे स्टेप में क्या है, स्टील पर हम जो है एक एपॉक्सी का कोट चढ़ा देते हैं। एपॉक्सी का कोट चढ़ा देने से यह है कि अगर इसमें जंग लगने की या कोरोजन होने की संभावना है तो आगे ये बंद हो जाएगी, यानी इसमें कोरोजन नहीं लगेगा। तो एपॉक्सी की लेयर जो है इसको सुदृढ़ मजबूत बना देती है। पुनः दोबारा जब इसी कंक्रीट का स्टील का प्रयोग करेंगे हम तो इसमें किसी प्रकार का कोरोजन की संभावना खत्म हो जाएगी। तो ये एक कोट दिया जाता है। इसके बाद चौथे स्टेप में यहाँ पर एक चीज़ देखें कि ये एक्चुअली हमें पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि हम जो स्लैब है इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, यानी अगर हमारा पॉजिटिव मूवमेंट के कारण स्ट्रेंथनिंग करने की आवश्यकता है तो बॉटम स्टील जो कि मेन स्टील है, तो बॉटम स्टील की मात्रा अगर कम है, हम चूंकि लोड ज़्यादा आ गया है इसलिए हमको ज़्यादा स्टील की आवश्यकता है, तब तो हमको अतिरिक्त इस्पात अलग से डालना ही होगा। जो हम नई कंक्रीट डालेंगे उसमें अलग से स्टील का जो है मैश बना करके उसमें हम स्टील प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो हमारा नया मैश हो गया, और ऊपर से जो एग्जिस्टिंग मैश ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है वो उसको हमने खोल लिया, साफ कर लिया। फिर हम दोनों के बीच में तो ये एक्स्ट्रा डाल दिया जाता है उस केस में जब इसमें ऊपर वाले में कोरोजन ज़्यादा लग गया हो, अथवा हम एक्स्ट्रा रूप से, अथवा यानी मूवमेंट के लिए हमको अतिरिक्त इस्पात डालने की आवश्यकता हो तो हमको एक्स्ट्रा मैश डालनी पड़ती है। इसके बाद आता है कि हम नए और पुराने स्टील को आपस में बांधने के लिए हम डबल बार्स का प्रयोग करते हैं। डबल बार्स आप देख लें, दो तरह के होते हैं। एक तो इस तरह का डबल बार होता है, ये जेड शेप में, तो ये इसके माध्यम से, अथवा एक एल शेप में, यहाँ देख लें इसका आकार, इस तरह की एक डबल बना ली जाती है। ये सिरा जो है पुरानी कंक्रीट में ड्रिल करके एपॉक्सी के द्वारा धंसा दिया जाता है और ये एल शेप वाला बाहर रहता है, इसी के साथ नई कंक्रीट बांध दी जाती है। तो जैसे ये हमने ड्रिल करके बांध दिया और ये यहाँ पर जो है नई कंक्रीट को हम नई स्टील को इसके ऊपर रख करके इसको बाइंडिंग वायर से या वेल्डिंग करके बांध सकते हैं। तो ये दो तरह के डबल हमारे यहाँ पर होते हैं। तो ये तो डबल के बारे में हो गया। इसके बाद जो है कोट दी, इसके बाद कंक्रीट जो पुरानी कंक्रीट है उस पर हम एक एपॉक्सी की लेयर चढ़ा देते हैं, और ये एपॉक्सी के सूखने से पहले ही हम नई कंक्रीट उसमें ढाल देते हैं। जो हमने नई स्टील डाली है उसको कवर करते हुए शटरिंग लगा करके उसमें कंक्रीट जो है प्लेस कर देते हैं। तो कंक्रीट उसमें डाल देने से ये हमारी नई कंक्रीट पुरानी कंक्रीट के साथ मजबूती से एपॉक्सी के द्वारा जुड़ जाती है, यानी जकड़ जाती है। इस तरह से नई और पुरानी कंक्रीट के बीच का बॉन्ड हमारा इतना मजबूत हो जाता है कि वो फिर आसानी से नहीं खुलता। हाँ, एपॉक्सी अगर सूख जाने के बाद आप नई कंक्रीट डालेंगे तो निश्चित रूप से ये बॉन्ड हमारा उतना मजबूत नहीं होगा। तो इसको ध्यान रखें कि हम पुरानी कंक्रीट पर जैसे ही एपॉक्सी के लेयर हम लगाते हैं तो उसको लगाने के बाद उसको सूखने से पहले हमको नई कंक्रीट ढाल देनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है,
इसको ध्यान रखना आवश्यक है। बिफोर ड्राइंग द एपॉक्सी न्यू कंक्रीट इज प्लेन। तो ये हमारे जनरल स्टेप्स हैं, हर एक में फॉलो होते हैं। अब इसके बाद देखिए हम पहले एक एग्जाम्पल और एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ एट द बिलो एट द बॉटम, यानी स्लैब के बॉटम में मोटाई बढ़ा करके हम इसको स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे? ये हमारी नई पुरानी स्लैब है, पुरानी स्लैब के ये स्टील पड़ा हुआ है, स्टील का लेयर है। स्टील के लेयर के नीचे की कंक्रीट हमने पहले हटा दी। कंक्रीट हटा देने के बाद स्टील हमको ये दिखाई देने लगा। इसके हमने ब्रश वगैरह से सफाई कर दी, स्टील साफ चमकने लगा। इसके ऊपर एपॉक्सी की लेयर लगा दी इस स्टील के ऊपर। फिर इसको इसमें डबल बांध दिए और डबल बांध करके डबल के निचले सिरे से हमने नई स्टील को जो है नया मेश जाली जो बनाई है हमने उसको इसमें बांध दिया। ये दोनों डायरेक्शन में जाली बनाई होती है, इस डायरेक्शन में भी स्टील होता है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी स्टील होता है। तो इस पूरी जाली को ये डबल के माध्यम से आपस में बाइंडिंग वायर से बांध देते हैं अथवा बेल्ट के द्वारा इनको जोड़ देते हैं। इससे कि पुरानी स्टील और नई स्टील आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं। जब ये नई स्टील और पुरानी स्टील आपस में जुड़ जाए तब इसकी शटरिंग लगा करके फर्माबंदी करके इसमें हम कंक्रीटिंग की क्रिया कर देते हैं। जैसा कि पीछे भी हमने कई बार बताया है, इसमें कंक्रीटिंग की क्रिया कर देने के बाद फिर ये जो है इस तरह से स्लैब की मोटाई हमारी बढ़ जाती है, स्टील की मात्रा भी बॉटम में बढ़ जाती है और इसका लोड बियरिंग कैपेसिटी भी स्लैब की अधिक हो जाती है। तो ये तो हो गया हमारा बॉटम में मोटाई बढ़ाने के लिए का एक स्टेप हुआ। अब इसके बाद देखिए टॉप लेयर में अगर हम इसकी मोटाई बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी टॉप लेयर में वही हमने बताया था कि सपोर्ट के ऊपर जो हमारे टॉप लेयर में स्टील गई है वहां तक इसके ऊपर जितना भी कवर है कंक्रीट का उसको हटा दिया जाता है। तो उतनी मोटाई में समान रूप से सब जगह से कवर को हटा दे लेते हैं। यहाँ पर ये हमारी स्टील टॉप लेयर में है, बाकी ये हमारी बॉटम लेयर में होगी, वो यहाँ दर्शाई हुई नहीं है। इसके बाद इसमें हमने ये डबल लगा दिए। यहाँ देखिए हमने ये डबल एल शेप वाले लगाए हुए हैं कि यहाँ पर ये जेड शेप का डबल है यूज किया है, यहाँ पर एल। आप चाहे तो यहाँ पर भी जेड शेप का लगाएं, इन दोनों में से कोई सा डबल आप प्रयोग कर सकते हैं। स्टेप बदल जाते हैं प्रोसीजर। इसमें ये डबल लगाने के लिए हमको ड्रिल करके इसमें एपॉक्सी द्वारा इसे फिक्स करना पड़ता है पुरानी कंक्रीट में। यहाँ पर ये ड्रिल होगा, ड्रिल होकर के इसमें एपॉक्सी भरा जाएगा और एपॉक्सी भर करके फिर इसमें हम डबल बार फंसा देंगे। ये डबल बार इसके बाद जो है सेट होकर के मजबूती से जकड़ जाएगी पुरानी कंक्रीट के साथ। फिर इसके इस लेयर में हम स्टील की जाली जो है या नया स्टील बांध देते हैं इसको बाइंडिंग वायर के द्वारा अथवा बेल्डिंग के द्वारा। तो ये तो हो गया इसका नए डबल बार के साथ ऊपर की लेयर में ये काम किया और फिर इसके बाद फ्रेम में करके हम इसमें कंक्रीटिंग कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर हो गया टॉप लेयर में की मोटाई बढ़ा करके स्लैब को स्ट्रेंथन करने के का प्रोविजन। तो ये टॉप लेयर में जो स्ट्रेंथन करने के जो ये प्रोविजन है, इसके कुछ और भी मेथड हैं, प्रचलित हैं। उन मेथड्स को आप देखें, साथ ही साथ और क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं। यहाँ पर ये पुरानी कंक्रीट है, पुरानी कंक्रीट के ऊपर हम अगर उसकी सरफेस अगर साफ है, ज़्यादा उसमें टूट फूट नहीं है, यानी सरफेस अप्रोक्सीमेटली स्मूथ है, क्रैक्स बड़े नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं उसकी सतह को अच्छी तरह से साफ करके उसके ऊपर एपॉक्सी की एक लेयर जो है लगा देते हैं। तो स्लैब के ऊपर जब हम एपॉक्सी की लेयर लगा देते हैं फिर उसके ऊपर मोटी बालू का छिड़काव कर देते हैं। एपॉक्सी के ऊपर ताज़ा एपॉक्सी के ऊपर हम मोटी बालू का छिड़काव कर देते हैं। ये मोटी बालू के कण एपॉक्सी के ऊपर जो है मजबूती से मतलब जकड़ जाते हैं और इस तरह से जो एपॉक्सी लगी हुई सरफेस है वो मोटी बालू के कारण रफ हो जाती है। तो ये रफ सरफेस इस तरह से हमको प्राप्त होती है। इसी रफ सरफेस के ऊपर हम जितनी मोटाई स्लैब की बढ़ाना चाहते हैं उतनी इसमें कंक्रीटिंग करके हम स्लैब की मोटाई बढ़ा लेते हैं। इसमें जो अतिरिक्त स्टील डालना हो तो वो भी डाल देते हैं। तो एक मेथड ये हुआ। अगला मेथड देखें। इसके बाद नई कंक्रीट और पुरानी कंक्रीट को जोड़ने के लिए बोल्ट और एंगल का प्रयोग किया जाता है डबल के स्थान पर। तो यहाँ पर
बोल्ट को पहले पुरानी कंक्रीट में ड्रिल करके इसके हेड को नीचे रखते हुए फिक्स कर देते हैं। इसी तरह से सारे बोल्ट इसी प्रकार से फिक्स किए जाते हैं एपॉक्सी के द्वारा। इसके बाहर इसके ऊपरी सिरे पर जो है एंगल, जो क्लीट एंगल है उसके टुकड़े को जो है हम नट के द्वारा कस देते हैं। ये एंगल इस तरह से इस डायरेक्शन में कसा हुआ है, ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कसा हुआ एंगल, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये हमारा इसी के पैरेलल डायरेक्शन में है। इस तरह से इसके ऊपर फिर से हम स्टील की मैश जो है जाली रख देते हैं। जाली से यहाँ मतलब हमारा दोनों डायरेक्शन में बिछाया हुआ स्टील है, मेन स्टील है, बार्स हैं जो इस डायरेक्शन में बिछाई जाती हैं और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बिछाई जाती हैं। ये इसके बारे में आप स्लैब के बारे में जानते हैं कि स्लैब की दोनों दिशाओं में स्टील डाला जाता है। एक मेन स्टील होता है और एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है, या 2 वे स्लैब है तो ये दोनों मेन स्टील हो सकते हैं। तो ये नया स्टील डाल करके इसके बाद में फ्रेमिंग करके इसमें कंक्रीटिंग कर देते हैं और कंक्रीट के सेट हो जाने के बाद नई कंक्रीट और पुरानी कंक्रीट मजबूती से इन बोल्ट और एंगल के माध्यम से मजबूती से जकड़ जाते हैं। तो एक ये प्रोसीजर है। इसी प्रकार से एक दूसरा प्रोसीजर है, इसमें डबल बार के स्थान पर इस तरह का डबल, ये भी डबल ही कहलाता है, ये डबल बार है, ये यू आकार की डबल बार है। इसके दोनों सिरे जो है कंक्रीट, पुरानी कंक्रीट में ड्रिल करके फंसाए हुए हैं और इसके ऊपरी सिरे पर जो है जो स्टील है, नई स्टील है, उसको आपस में बाइंडिंग बार के द्वारा बांध दिया जाता है। तो इस तरह से ये इसके ऊपर फिर कंक्रीटिंग करके नई कंक्रीट को सेट कर लेते हैं और इन डबल बार्स के माध्यम से नई कंक्रीट और पुरानी कंक्रीट के बीच में मजबूत जोड़ बन जाता है। अगले उसमें जो है यहाँ पर डबल बार के स्थान पर एंगल का पीस केबल लिया गया है। इसको जो है कंक्रीट में ड्रिल करके यहाँ पर एंगल रखे गए हैं और इसी एंगल के ऊपरी सिरे पर हमने नई स्टील जो है अपनी बिछा दी है। फिर इसको कंक्रीटिंग करके एक लेयर कंक्रीट के ऊपर से बिछा दी। तो इस तरह से नई कंक्रीट सेट हो जाने के बाद पुरानी कंक्रीट के साथ इन एंगल्स पीस के माध्यम से मजबूती से जकड़ जाता है। तो इनके बीच में ये बॉन्ड हमारा मजबूत होता है। अगले केस में आप देखें, ये एक्चुअली उस केस के बारे में उल्लेख किया जा रहा है कि जब छत काफ़ी टूटी फूटी हो। टूटी फूटी से मतलब है कि इसमें कई जगह पर गड्ढे बन गए हों, तो इन गड्ढों का उपयोग हम शियर की के रूप में कर सकते हैं। जहाँ पर गड्ढा बना हो हम वहाँ क्या करते हैं, थोड़ा सा और गहरा गड्ढा नीचे को फैलता हुआ बना देते हैं इस आकार में। जैसे छोटा गड्ढा बना हुआ है तो हम इसमें थोड़ी सी कंक्रीट और अंदर से हटा लेते हैं, तो इस तरह से गहरा गड्ढा बना देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसमें आवश्यकता के अनुसार स्टील तो हम डाल ही लेते हैं और स्टील डालने के बाद हम इसमें जब हम कंक्रीटिंग करेंगे तो ये जो गड्ढे बने हुए हैं इन गड्ढे में भी कंक्रीट हमारी पहुंच जाती है। तो ये कंक्रीट जो है इसी कंक्रीट से जुड़ी हुई होती है। तो ये जो है हमारे गड्ढे में भरी हुई कंक्रीट ये शियर की का कार्य करते हैं, अपरूपण कुंजी का कार्य करते हैं। तो इस तरह से शियर की के माध्यम से नई कंक्रीट और पुरानी कंक्रीट के बीच में आपस में बॉन्ड बन जाता है, ये एक दूसरे से अलग नहीं होने पाते। तो इस तरह के ये कुछ मेथड यहाँ पर दर्शाए गए हैं। यहाँ पर जो डिजाइनर्स हैं उनको केवल एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि नई स्टील और पुरानी स्टील के बीच में एक मजबूत जोड़ बनाना होता है, जिससे कि वे कंक्रीट के प्लेसिंग के समय पर अपनी मूल स्थिति से विस्थापित न हो। तो एक मजबूत बॉन्ड अपनी स्वेच्छा के अनुसार, अपनी किसी भी डिवाइस के अनुसार आप तैयार कर सकते हैं। हाँ, जोड़ मजबूत होना चाहिए। मेथड हम कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मेथड दिए गए हैं, हम अपनी समझ से या नई टेक्नोलॉजी है उनका यूज करके कोई भी मेथड डिवाइस बना सकते हैं। केवल नई कंक्रीट और नई स्टील और पुरानी स्टील को आपस में संबद्ध करने की आवश्यकता होती है। संबद्ध करने के लिए एंगल्स का यूज करते हैं, डबल बार्स का यूज करते हैं। तो हम किसी भी प्रकार की डबल बार का प्रयोग करके दोनों स्टील को आपस में जो है लिंक करके एक प्रॉपर पोजीशन में प्लेस कर लेते हैं। फिर इसके बाद उचित सेटिंग के द्वारा कंक्रीटिंग कर देते हैं, जिससे कि कंक्रीटिंग के दौरान नई स्टील अपने स्थान से विस्थापित न हो। क्योंकि अगर अपने स्थान से विस्थापित हो जाएगी तो उसका पर्पज जो है फिर हल नहीं होता। तो ये था स्लैब की स्ट्रेंथनिंग के कुछ मेथड हैं। तो इसमें कोई विशेष मेथड नहीं है, केवल नई कंक्रीट और पुरानी कंक्रीट को
आपस में जोड़ने के ही केवल टेक्निक हैं, वो बता दी गई हैं। इसकी मोटाई बॉटम में बढ़ाएं या इसके टॉप लेयर में बढ़ाएं। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, और अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।